Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are beginning unit number 2 bioenergetics of the biology syllabus using the KPK textbook. This lecture is specially made for our MDCAT and ChemUCAT students. Let's make a quick dua before we start lecture number 1. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद केपीके टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो यूनिट नंबर 2 बायोएनर्जेटिक्स में हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो हमने रिस्पायरेशन को कवर करना है, फोटोसिंथेसिस को हमने स्किप करना है, ठीक है। और जो सब टॉपिक हमने कवर करना है वो ये है कि आउटलाइन द सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेट्स एंड कोरिलेट दिस विद दैट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिब्स साइकिल इसकी सेलुलर रिस्पायरेशन को डिस्कस करना है और फिर उसको कोरिलेट करना है प्रोटीन और पेट्स के साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ। ये केपीके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 87 पर है, ठीक है। सबसे पहले हम रिस्पायरेशन को समझते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। Respiration is defined as oxidation reduction process which occur inside the living cell. रिस्पायरेशन की डिफिनीशन हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जो कि इनसाइड द लिविंग सेल अकर होता है, ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज, जिसके दौरान क्या होता है कि ऑर्गेनिक फूड जो है यानी ग्लूकोज और वो ब्रोकन डाउन हो वो टूट जाता है, टूट जाता है और क्या एनर्जी रिलीज करता है। Respiration is of two types such that aerobic and anaerobic respiration. Respiration की two types है, एक aerobic respiration और दूसरी anaerobic respiration. Aerobic, what is aerobic respiration or cellular respiration? Aerobic respiration को हम cellular respiration भी कहते हैं। Aerobic respiration need pre-oxygen. Aerobic respiration के लिए ऑक्सीजन दरकार होगा। And aerobic respiration organic food is completely broken down into carbon dioxide and water. एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑर्गेनिक फूड जो है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ठीक है। एंड स्टोर एनर्जी इज रिलीज, और इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन फॉर ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैन बी रिटन इज, जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये है कि ये ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और इसमें जितनी भी एनर्जी है वो हमें देता है, वो 36 एटीपी है, ठीक है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। यहाँ कह रहे हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी के कहाँ पर इस्तेमाल होती है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल में। दिस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अपोजिट है फोटोसिंथेसिस के, वेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज एज अ रॉ मटेरियल। जहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं। डू यू नो, अब हमने इसको भी कवर करना है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझते हैं। The overall equation of aerobic respiration gave a prescription that oxygen combined with glucose molecule which is broken down into water and carbon dioxide. ये जो ओवरऑल इक्वेशन है ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमें ये प्रिस्क्रिप्शन देता है कि दैट ऑक्सीजन कंबाइंड विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हिच इज ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। बट इन पिग दिस डज नॉट हैपन, लेकिन दरहकीकत ये नहीं होता। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन 3 डिफरेंट स्टेप्स, यानी ये इस तरह आसान नहीं है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमें एनर्जी देते, नहीं। ये जो है ना एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि कई स्टेप्स में
कंप्लीट होता है, जो कि 3 स्टेप है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रिप्स साइकिल है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। उसके बाद हमें ये एनर्जी देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल, ये पॉइंट अहम है कि ग्लाइकोलाइसिस अकर होते हैं साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर अकर होता है, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में। ये लाइन आपने हाईलाइट करनी है और ये याद करना है। वाइल लेटर टू स्टेज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो बाकी 2 स्टेज हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। Organic food molecules are used by the living organism as building material and source of energy। जो कि ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल है वो इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं इसके लिए बिल्डिंग मटेरियल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एमंग द फूड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी एमंग द फूड मॉलिक्यूल में carbohydrate are the primary source of energy broken down by the living cell for the synthesis of ATP, ठीक है। ATP molecule, ATP are energy rich molecule also called energy currency of the cell। ATP जो है वो क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिच मालिक्यूल है एंड इसको इस्तेमाल इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। The purpose of respiration is to release energy stored in organic food molecule and ATP molecule are produced। रिस्पायरेशन की पर्पस क्या है कि वो द पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन इज टू रिलीज एनर्जी, के वो एनर्जी रिलीज करें। स्टोर एंड ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल एंड एटीपी मालिक्यूल आर प्रोड्यूस, ठीक है। यानी रिस्पायरेशन का काम यह है कि वो एनर्जी रिलीज करे, वो एनर्जी जो स्टोर होती है ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल में और फिर उसकी मदद से एटीपी मालिक्यूल को प्रोड्यूस करे। While living cells do not require directly energy from breakdown of food molecule। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई लिविंग सेल्स डू नॉट रिक्वायर डायरेक्टली एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। क्यों सेल जो है लिविंग सेल वो डायरेक्टली एनर्जी क्यों नहीं लेता ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल से। वाई डू दे सिंथेसाइज एटीपी, इसको एटीपी सिंथेसाइज करने की क्या जरूरत है। दिस इज बिकॉज इफ होल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज इट विल बी टू ग्रेट फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन। ये इसलिए करते हैं कि वो एटीपी बनाए और फिर वो एनर्जी इस्तेमाल करे बजाय इसके कि डायरेक्टली फूड मालिक्यूल से एनर्जी इस्तेमाल करे। बिकॉज क्योंकि अगर ऐसा होता तो होल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज, ठीक है, इट विल बी टू ग्रेट फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा होती है इंडिविजुअल एक ही रिएक्शन के लिए। दिस विल रिजल्ट इन हीटिंग अप ऑफ द सेल एंड आल्सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड। तो इसकी वजह से सिल को एक खतरा ये था कि वो हीट अप हो जाता था और दूसरा ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाता था। ATP contain the right amount of energy available to the cell for the function when it is broken down into ADP। तो ATP में क्या होता है कि वो राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि सेल के फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है व्हेन इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ADP, और जब ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एटीपी से जब आपने एनर्जी हासिल करनी होगी तो आपने उसे एडीपी में कन्वर्ट करना होगा। एडीपी से मुराद एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। ऑल लिविंग सेल्स देयर पर यूज एटीपी मॉलिक्यूल पर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसलिए जितने भी लिविंग सेल हैं देयर पर यूज एटीपी मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस पे आता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस को आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज अब क्या है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि जब हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करें इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल, और हमें क्या हासिल हो जाए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल हासिल हो जाए। इट टेक प्लेस इन साइटोसोल, ये हमने वहाँ पर भी डिस्कस कर दिया था। ये साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है इन इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये स्टेप कॉमन है बोथ एरोबिक एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें
ये पास पेपर एमसीक्यूज में आया था कि रिस्पायरेशन में कौन सा स्टिफ जो है वो कॉमन है बोथ एरोबिक एंड इनएरोबिक रिस्पायरेशन में। तो वो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस डज नॉट नीड प्री ऑक्सीजन, ग्लाइकोलिसिस के लिए प्री ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट एंड 2 पेजेस, ग्लाइकोलिसिस 2 पेजेस में कंप्लीट होता है। एक हमारे पास प्रिपरेटरी पेज होता है और दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेटिव पेज होता है। अब प्रिपरेटरी और ऑक्सीडेटिव पेज को स्टडी करते हैं कि ये क्या है। Preparatory phase. Preparatory phase is phosphorylation of glucose by 2 ATP molecule. phosphorylation किसको कहते हैं? phosphorylation adding a phosphate group, ठीक है, इसको phosphorylation कहते हैं। So preparatory phase is a phosphorylation of glucose, यानी ग्लूकोज को हम phosphate group ऐड करेंगे। ये जो स्टिफ है जहाँ पर ग्लूकोज को phosphate ग्रुप अटैच होता है, इस को क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं बाय 2 एटीपी मालिक्यूल। और ये इसके लिए कितने एटीपी मालिक्यूल दरकार होंगे? वो 2 एटीपी मालिक्यूल दरकार होंगे। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एटीपी मालिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस उस वक्त स्टार्ट होता है जब ग्लूकोज मालिक्यूल रिएक्ट करता है एटीपी मालिक्यूल के साथ। एटीपी ट्रांसफर एनर्जी एंड फास्फेट टू ग्लूकोज फॉर्मिंग ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये एटीपी क्या करता है कि ये एनर्जी एंड फास्फेट को ट्रांसफर करता है ग्लूकोज को एंड फॉर्मिंग ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड इटसेल्फ कन्वर्ट टू एडीपी, ठीक है। क्या कहते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, एडीपी में कन्वर्ट करता है, एक फास्फेट लॉस करता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट इज आइसोमराइज एंड टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। आइसोमराइज के मतलब क्या है? हमने पढ़ा था आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन इसको कहते हैं कि जब एक मालिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो लेकिन मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो। यहाँ इस तरह यह आइसोमराइज के मतलब है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या करता है, आइसोमराइज करता है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये जो 6 फास्फेट है ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। बाकी जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि आइसोमराइज इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। यानी यहाँ पर ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट पर जो फास्फेट ग्रुप अटैच होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट को। फ्रक्टोज 6 फास्फेट रिएक्ट विद अनदर एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मिंग फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो रिएक्ट करता है अनदर एटीपी मॉलिक्यूल के साथ एंड फॉर्म करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। जैसे कि यहाँ पर ये स्टेप डिस्कस किए हैं कि ग्लूकोज के साथ जब एटीपी रिएक्शन करता है तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है और एटीपी रिलीज हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर क्या कहते हैं, आइसोमराइज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट को। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ दूसरा एटीपी रिएक्शन करता है और हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट प्लस एडीपी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट स्प्लिट इनटू 3 कार्बन फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब फिर क्या होता है कि ये फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 3 कार्बन फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को, ठीक है। ये इसमें स्प्लिट हो जाता है। यानी यहाँ पर ये बात याद रख ले कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट है ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये स्प्लिट हो जाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड को। एक यानी फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें भी 3 कार्बन होते हैं और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट चेंज टू फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये फिर किस में ट्रांसफर हो जाता है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है। यानी फर्दर रिएक्शन के लिए हम फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए फिर जब ये बन जाता है तो बाद में ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट विद द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज बाइफास्फेट इनटू फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। ये जो प्रिपरेटरी फेज है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ जब एटीपी 1 एटीपी मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, वो
ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट इस तरफ अटैच है, ठीक है, ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो फिर ये इसको क्या कहेंगे हम, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ हमने कहा था कि वो दोबारा दूसरा एटीपी रिएक्शन करता है। जब दूसरा एटीपी इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 1 6 डाई फास्फेट, ठीक है। यानी डाई इस हम किसके लिए इस्तेमाल करें, 2 के लिए, तो इसलिए हम इसको डाई फास्फेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 2 फास्फेट है। फिर इसमें इसके बाद क्या होता है कि ये जो डाई फास्फेट है ये स्प्लिट हो जाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड को, जो कि हमारे पास क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। यहाँ पर ये साइन लगाया गया है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जब ये रिएक्शन एक दफ़ा हो जाता है तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट रह गया होता है, ये फिर इसकी बारी आती है और ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये रिएक्शन दोबारा हो जाता है, ठीक है। बाकी जो स्टेप है ये हम जब थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद या इस डायग्राम पर वापस आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। दूसरा जो स्टेप हमारे पास था वो एक प्रिपरेटरी फेज था, अब ऑक्सीडेटिव फेज है। ऑक्सीडेटिव फेज किसको कहते हैं, द प्रोसेस बिगेन व्हेन द 2 हाइड्रोजन एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड ट्रांसफर्ड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD। ये प्रोसेस बिगेन होता है, शुरू होता है जब 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD। यानी एक NAD है, ठीक है, इससे जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं वो NAD लेता है। कोएंजाइम, NAD क्या है, ये एक कोएंजाइम है। दस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज, यानी ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये जो NAD है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, टू फास्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड NAD इज रिड्यूस टू NADH2, ठीक है। दिस स्टेप एंड द सब्सिक्वेंट स्टेप अकर ट्वाइस बिकॉज टू टू phosphoglyceraldehyde are produced at the end of preparatory phase। ठीक है, ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये जो स्टेप है ये ट्वाइस होता है। ट्वाइस क्यों होता है, मैंने बताया था कि एक फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाता है हमारे पास और दूसरा हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाता है। यहाँ पर देखिए कि दो, तो यहाँ पर ये स्टेप क्या होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 NADH2 प्रोड्यूस होंगे। ऑल टुगेदर 2 NADH2 are produced in this process. The reaction is accompanied by the addition of phosphate group, ठीक है। The resultant molecule are 1,3 phosphoglycerate, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये फाइंड एक्सप्लेन किया है कि 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ क्या होता है, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हो जाते हैं और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, 2 बाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। यही 2 हाइड्रोजन 2 NADH जो कि कोई एंजाइम है हमारे पास, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं NADH2 में, ठीक है। ईच मालिक्यूल ऑफ नेक्स्ट each molecule of 1,3 phosphoglycerate transfer high energy phosphate to ATP forming ATP molecule and itself change to 3 phosphoglycerate। फिर ये क्या करते हैं कि ये जो फास्फेट है ना ये फिर रिलीज करता है, फिर क्या कहते हैं, जो ADP है उसको दे देते हैं और ADP से क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं, ठीक है। और itself क्या होते हैं, चेंज होते हैं 3 phosphoglycerate में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट प्लस ADP, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरेट और ये ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ATP सिंथेसिस होती है। पहले जो प्रिपरेटरी फेज में वहाँ पर इस्तेमाल हुए थे, अब यहाँ पर क्या है, वापस प्रोड्यूस हो गए। अब ये 3 फास्फोग्लिसरेट इसके साथ क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट विद द एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। इस स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो इसको भी आपने याद करने अक्सर MCQ आ जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन से स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो आपने क्या इस स्टेप को याद करना है कि 3 फास्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होते हैं 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट में, तो उस स्टेप में हमारे पास वाटर क्या होता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यानी
टू ग्लाइसरेट जो है वो टू पास्पो पिनोल इनोल पायरुवेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एंड लास्ट टिप हमारे पास है वो है कि लास्ट टिप पास्पो इनोल पायरुवेट रिएक्ट विद एडीपी पामिंग एंड एटीपी एंड पायरुविक एसिड। ये जो पास्पोइनोल पायरुवेट है वो रिएक्ट करता है एडीपी के साथ पामिंग एंड एटीपी एंड पायरुविक एसिड एंड दिस ट्रिप पास्पोइनोल पायरुवेट गिव अ phosphate group to ADP generating ATP and it's self oxidized to pyruvic acid। और यहाँ पर भी ये स्टेप याद करें कि एक एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है और दूसरा एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। जब क्या होता है, जब पास्पोइनोल पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, और जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इनमें हमारे पास टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इनमें हमारे पास क्या मिलते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट हासिल हो जाते हैं। सिंस टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर यूटिलाइज्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड फोर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस इन द मेटाबॉलिक पाथवे। जो पहला स्टेप था, जो प्रिपरेटरी फेज था, उसमें टू एटीपी को इस्तेमाल किया गया था और जो ऑक्सीडेटिव फेज यानी ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है इसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस हो गए थे। लेकिन नेट गेन हमारे पास कितना हो गया, 2 एटीपी हो गया, क्योंकि 2 तो वो प्रिपरेटरी फेज में इस्तेमाल होगी, तो इसलिए हमारे पास जो नेट गेन है वो 2 है। देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है। An aerobic respiration, also called cellular respiration, per the strip occur in mitochondria। इस एरोबिक रिस्पायरेशन जिसको सेल रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, इसमें जो पर्द स्ट्रिप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज थ्रू लिंक रिएक्शन। ये जो पायरुवेट है ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है थ्रू लिंक रिएक्शन। ठीक है। क्रिप्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो पायरुवेट है ये ग्लाइकोलाइसिस से कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसकी वजह से, लिंक रिएक्शन की वजह से, क्रिप्स साइकिल की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से। और किसमें ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है। अब पीछे चलते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रिपरेटरी पेज था उसमें हमने ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट तक पढ़ा था, G3 तक। हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट उस में बना था। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो प्रिपरेटरी पे होता है और ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो ये वाला बाकी जो स्टिफ है ये 2 दफ़ा होता है, इसलिए इसके साथ 2 लिखा गया है। यहाँ पर इस साइन पर गौर करें। इस साइन से मुराद ये है कि जब एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट इन सब स्टिप से पास होता है तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में और ये प्रोसेस दोबारा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है डबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से फिर क्या बनता है, 1,3 डाईपास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। 1,3 डाईपास्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है G3P से, और वो कौन लेता है, NAD लेता है और वो NADH2 बनाता है। और साथ में यहाँ पर एक फास्फेट जो है वो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के साथ अटैच हो जाता है और वो क्या बनाता है, 1,3 डाईपास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। जब ये 1,3 डाईपास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जब इससे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो इन्होंने एक फास्फेट लिया था वो लॉस करता है और वो लेता है एडीपी, तो यहाँ पर क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। यहाँ पर जो है ये फास्फेट सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन के पास है, 3rd नंबर कार्बन के पास फास्फेट है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड कार्बन के पास फास्फेट है। जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है उससे जब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है तो यहाँ पर वाटर की क्या होती है, रिलीज होती है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होती है। इसलिए ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं कि
कौन से स्ट्रिप में वाटर रिलीज होते हैं, तो आपने सेलेक्ट क्या करना है कि जब 2-पासफोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, पासफोइनोल पायरुविक एसिड में, ठीक है। पासफोइनोल पायरुविक एसिड से फिर जो लास्ट स्ट्रिप में है वो पायरुविक एसिड बनता है, और यहाँ पर जो फास्फेट है वो लास्ट करता है ये फास्फेनोल पायरुविक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर भी एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये स्टिप और ये वाटर वाले इसको आपने लाजमन याद करना है। ये जो पहले स्टिप है इसको भी याद करना है, ये ज़रूरी, इससे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो पायरुवेट डज नॉट एंटर द क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली, ये जो पायरुवेट हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस की मदद से बना, ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता क्रिप्स साइकिल में, ठीक है। बिफोर एंटरिंग द क्रिप्स साइकिल पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल कार्ब एसिटाइल ग्रुप। अब हमने पढ़ा था ना कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुवेट है, वो हमारे पास कितने कार्बन कंपाउंड है, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वो जो बाकी 2 कार्बन रहता है वो एक एसिटाइल ग्रुप बनाता है, और वो एसिटाइल ग्रुप फिर किस में एंटर करता है, फिर वो क्रिप्स साइकिल में एंटर कर सकता है। दिस मॉलिक्यूल अटैच टू कोएंजाइम। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल एसिटाइल ग्रुप है ये क्या होता है, अटैच हो जाता है कोएंजाइम के साथ, तो कोएंजाइम ए के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, कोएंजाइम ए, फॉर्मिंग अ ग्रुप कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो फिर ये एक ग्रुप बनाते हैं जिसको एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। कोएंजाइम ए कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इन अ पोर्शन ऑफ वन ऑफ द बी बी विटामिन, ठीक है। कोएंजाइम किससे मुश्तमिल होते हैं, कोएंजाइम ए कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड एंड अ पोर्शन ऑफ वन ऑफ द विटामिन बी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द पायरुवेट व्हिच इज टेकन बाय एनएडी, और इसी प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास एनएडी भी प्रोड्यूस होता है, यानी जो हाइड्रोजन रिमूव होता है पायरुवेट से वो कौन लेता है, एनएडी लेता है, और NADH2 बनाता है। बाय गेटिंग हाइड्रोजन NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH2, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर द क्रेब्स साइकिल, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन बिकॉज इट लिंक ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल। जाहिर सी बात है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को किसके साथ, क्रेब्स साइकिल के साथ, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल ग्रुप बनता है, ठीक है। और एसिटाइल ग्रुप जब बनता है तो इस पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, और ये 2 कार्बन कंपाउंड रह जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एसिटाइल ग्रुप जो है उसके साथ कोएंजाइम ए अटैच हो जाता है, और हमारे पास क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और साथ में यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हुए थे वो जाते हैं, और वो NAD लेता है, और उससे क्या बनता है, NADH2 बनता है। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टेक प्लेस इन द साइक्लिक मैनर, ठीक है। जो फर्दर ऑक्सीडेशन है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, और वो एक साइक्लिक मैनर में होते हैं। दिस साइकिल इज कॉल्ड क्रिप साइकिल, इस साइकिल को क्या कहते हैं, क्रिप साइकिल, ठीक है। अ, यहाँ पर ये टुडे के लिए काफ़ी है। क्रिप साइकिल को हम नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे। सो वी हैव डन टुडे लेक्चर, लेट्स इन इट विद दिस दुआ, अल्लाहुम्मा अन्फ़िअनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा ला यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। I pray that Allah makes this entity easy for all of you and give you success in your medical career. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Fi Aman Allah.